जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नया साल बांग्लादेश पर पड़ सकता है भारी, मिट जाएंगे राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पद, बढ़ेगी भारत की भी टेंशन। दोस्तों बताएंगे आखिर बागी छात्र अब कौन से नए चीज की घोषणा कर रहे हैं दोस्तों, जो वाकई में राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पद को हटाकर रख देगा, जो भारत की भी टेंशन बढ़ा सकता है। वहीं आपको बताएंगे इतना ही नहीं, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है, जो यूनुस सरकार की गिरी हुई हरकतों को दिखाता है। वहीं बताएंगे नए साल में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा पर लगेगा लगाम। 2025 में पूरे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में फैलेगा नए हिंदू संगठन। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे तिब्बत में चीनी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती आखिर क्यों कर दी चाइना ने, क्या भारत से है कोई डर या फिर कोई और है वजह, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहना मत भूलिएगा कमेंट में। तो दोस्तों बड़ी खबरों में बढ़ने से पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को दोस्तों, मेरी और मेरे पूरे टीम की ओर से। साथ में हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे प्रति बनाए रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां नया साल बांग्लादेश पर पड़ सकता है भारी, बागी छात्र आज कर सकते हैं नए गणराज्य की घोषणा, मिट जाएंगे राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पद। जी हाँ, लेकिन भारत की भी ये बढ़ा देगा टेंशन। दोस्तों बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है, जहां एक और दुनिया नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं बांग्लादेश में संविधान को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। आज के दिन बांग्लादेश के 1972 के संविधान को खत्म करने की घोषणा हो सकती है, जिसे शेख मुजीबुर रहमान के शासन काल में बनाया गया था। इसके अलावा देश में राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों को भी समाप्त किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित किया जाएगा या फिर इसे एक सेकुलर गणराज्य बनाया जाएगा। इस बदलाव के कारण भारत समेत अन्य देशों के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यह स्थिति बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना सकती है। दोस्तों बांग्लादेश में आज छात्र समूह स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी सैड नए गणराज्य की घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ, आखिर ये भारत के लिए चिंता का कारण क्यों बन सकता है आपको बता दें, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसे बदलावों से यह स्पष्ट नहीं होगा कि इस गणराज्य के साथ भविष्य में किसके साथ संवाद किया जाएगा। बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं, जिनके कट्टरपंथी विचारों के समर्थन से भारत और अन्य देशों में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको नेक्स्ट खबर बता दें उन्हीं से जुड़ी, जहां बांग्लादेश में लगा सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की एंट्री पर बैन। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं को प्रशासनिक और सामाजिक मुख्य धारा से बाहर करने के प्रयास किए जाने का आरोप लग रहे हैं। हाल ही में कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि बीसीएस परीक्षा में पास कई हिंदू कैंडिडेट्स के नाम रद्द कर दिए गए हैं। न्यूज़पेपर संघवाद प्रतिदिन के मुताबिक मंगलवार 31 दिसंबर को बरकपुर में कुणाल घोष से मिले चिन्मय प्रभु के वकील रविंद्र घोष ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक हिंदुओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। पास होने के बावजूद कई हिंदुओं को बीसीएस कैडर से बाहर किया जा रहा है, जो बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा करें वो कम होगा। दरअसल बांग्लादेश में उच्च प्रशासनिक पदों पर भर्ती बीसीएस परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इस परीक्षा में हिंदू कैंडिडेट्स के साथ कथित भेदभाव किया गया। लेकिन दोस्तों इस मामले पर अगर हम आपको बांग्लादेश के गृह सलाहकार और जमात इस्लामी के कट्टर समर्थक जहांगीर आलम की बात बताएं तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों उसने कहा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है और इस देश में 90% मुसलमान है, इसीलिए चाहे पुलिस हो या सरकारी नौकरियां मुसलमानों को प्राथमिकता मिलेगी तो मिलेगी, ऐसा कहना है दोस्तों बांग्लादेश के गृह सलाहकार का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये गृह सलाहकार खुलेआम ऐसा बयान दे सकते हैं तो पीठ पीछे अंदर खाने हिंदुओं को लेकर कितनी गहरी और कितनी भयानक और कितनी प्रताड़ना वाली सोच रख रहे होंगे ये कट्टरपंथी और कट्टरपंथी की सरकार। इस पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज नया साल है और 2025 सेशन का पहला दिन है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों खास करके हिंदू समुदायों की खबरें कम नहीं हुई हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगी बांग्लादेश पर, ताकि वो हिंदुओं को प्रताड़ित ना कर सके, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात करें, जहां खालिस्तानी प्रोपेगेंडा पर बहुत बड़ी चोट। 2025 में पूरे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में फैलेगा ये नया हिंदू संगठन। दोस्तों बता दें कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में गठित किए गए एक हिंदू सिख एकता समूह ने 2025 के लिए अपने विस्तार की योजना के बारे में बताया है। संगठन के मुताबिक उसका गर्म
जोशी से स्वागत हुआ है और बहुत से लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। संगठन का कहना है कि उसने 2025 में पूरे कनाडा और अमेरिका में विस्तार करने की योजना बनाई और एकता का संदेश फैलाने के लिए आगे बढ़ेगा। खालसा दीवान सोसाइटी की ओर से संचालित वैंकूवर के ऐतिहासिक रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे में 21 दिसंबर को एक बैठक के बाद यूनाइटेड सिख एंड हिंदू एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका नामक समूह का गठन किया गया था। 28 दिसंबर को इस एसोसिएशन की कोर कमेटी ने गुरुद्वारे में बैठक करके ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से परे समूह का विस्तार करने का संकल्प लिया। दोस्तों बता दें कि एसोसिएशन के गठन के समय बैठक में पारित प्रस्तावों में से एक ये था कि हिंदू सिख एकता बनाए रखी जाएगी और किसी भी गुरुद्वारे या मंदिर के आसपास किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों की ओर से फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा पर चोट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों साथ ही साथ आपको लंदन से बता दें, जहां पर एक खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां देश विरोधी नारे लगे यानी भारत विरोधी नारे लगे तो भारतीय युवक ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले एक युवक ने देश प्रेम की भावना विदेश में व्यक्त की, जिसकी चर्चा जिले के साथ पूरे देश में खूब हो रही है। दरअसल स्टॉक मार्केट कंपनी में नौकरी करने वाला ये युवक कंपनी के काम से लंदन गया था। लंदन में संसद भवन के सामने सैकड़ों खालिस्तानी प्रदर्शन करके भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी वहां पहुंचा युवक देश प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत युवक ने भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। भारत देश और प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में नारेबाजी सुनकर संदीप अपने देश प्रेम के जज्बे को रोक नहीं पाया और सैकड़ों खालिस्तानियों की भीड़ की बिना परवाह किए उनके बीच पहुंच गया। दोस्तों और भारत माता के जय के नारे लगाने लगा। ये सुनकर एक खालिस्तानी समर्थक पुलिस से शिकायत करता है, जिसके बाद संदीप के पास आकर पुलिस कर्मी उन्हें दूर हटाने को कहता है। संदीप के देश प्रेम के इस भावना पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में आप लोग संदीप को देश प्रेम के लिए और देशभक्ति के लिए थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में भारत माता की जय लिख दीजिएगा। दोस्तों और इसी बात पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां तिब्बत में आखिर क्यों चीनी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की गई, क्या भारत से है डर या फिर कोई और है वजह। बता दे चीन पहले से ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की होड़ में लगा हुआ है। कुछ साल पहले तक तो ये रास्ता आसान हुआ करता था क्योंकि सिर्फ अमेरिका से ही उसे चुनौती मिलती थी, लेकिन अब भारत से भी चुनौती मिल रही है। अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस पर तैनाती चीन के लिए साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ी समस्या है। ताइवान पर चीन के कब्जे का सबसे बड़ा रोड़ा है। उसी रोड़े को खत्म करने के लिए चीन लगातार अपने रॉकेट फोर्स की ताकत में इजाफा कर रहा है। उसी के तहत चीन ने साल 2016 में अपनी रॉकेट फोर्स में डॉग फैंग यानी DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया है। इसे गुआम किलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुआम में अमेरिका बेस इसकी जद में है। चीन के लिए अमेरिका चुनौती है, लेकिन तिब्बत में इसे तैनात करना भारत से मिल रही चुनौती को भी दिखाता है। भारत से लगती चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड यानी WTC में पिछले कुछ सालों में बड़ी हलचल रही है। भारत और चीन के बीच 2020 में शुरू हुए विवाद के बीच साल 2022-23 में चीन ने अपने DF-26 यानी कि गुआम किलर को WTC में तैनात तक कर दिया। वजह साफ है कि अब चीन भारत को एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर मानने लगा है। भारत की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही चीनी PLA ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में नया मिसाइल ब्रिगेड को स्थापित किया है। दोस्तों वहीं बता दें, नए साल पर शी जिनपिंग का सबसे बड़ा बयान, कहा चीन के साथ ताइवान के विलय को कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी वाले द्वीप राष्ट्र ताइवान के स्वतंत्रता समर्थक ताकतों को स्पष्ट चेतावनी दे दी है। उन्होंने मंगलवार को अपने न्यू ईयर स्पीच में कहा कि चीन के साथ ताइवान के विलय को कोई नहीं रोक सकता। चीन ने पिछले 1 वर्ष के दौरान अपनी सीमाओं के करीब युद्धपोत भेजकर और लगभग हर दिन हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। ताइवान के अधिकारियों ने इसे द्वीप पर अपनी सैन्य उपस्थिति को सामान्य करने के चीन का प्रयास बताया है। लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान ने बीजिंग के ऐसे दावों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि केवल ताइवान के लोग ही उसका भविष्य तय कर सकते हैं और बीजिंग को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान और चीन के लोग एक ही परिवार हैं। कोई भी हमारे पारिवारिक बंधनों को नहीं तोड़ सकता और कोई भी चीन के साथ ताइवान के एकीकरण को रोक नहीं सकता। यानी कि नए साल पर दूसरे देशों को धमकी देने की कोशिश की है। दोस्तों जिनपिंग ने वहीं बता दें, पाकिस्तान में अब टूटेगा तनाव का ताला, बंद कमरे में सरकार से बात करेगी इमरान की पार्टी। बता दें, लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना को समझ आ गया है कि आखिर रास्ता बातचीत की मेज पर बैठकर ही निकलेगा। इसीलिए पाकिस्तान सरकार और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग सियासी मतभेदों को सुलझाने के लिए गुरुवार को बंद कमरे में बड़ी बैठक करेंगे। ये बैठक नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुलाई है। न्यूज पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है कि बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में होगी और इसमें 23 दिसंबर
दिसंबर को शुरू हुई बातचीत को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई आंतरिक विचार विमर्श के बाद आगामी सत्र के दौरान लिखित रूप में 2 प्रमुख मांगे पेश करने की तैयारी कर रही है दोस्तों, जिसमें इमरान खान की रिहाई सबसे पहले नंबर पर है। वहीं आपको बता दें, नए साल से पहले पाकिस्तान में घरेलू गैस की कमी से मच गया हाहाकार। अन्य ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। जी हां, पाकिस्तान में अत्यधिक ठंड और सुई गैस आपूर्ति में लगातार रुकावटों के कारण खुले बाजार में कोयला, सूखी लकड़ी, सिलेंडर गैस और केरोसिन समेत वैकल्पिक ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मध्य वर्ग को इन बढ़ती लागतों का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुई गैस की अनियमित आपूर्ति और कम दबाव के कारण तंदूर और होटलों को वाणिज्यिक गैस सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसके कारण एक पूर्ण आकार के सिलेंडर की कीमत बढ़कर 14,000 पाकिस्तानी रुपए यानी PKR हो गई है। एक छोटा सिलेंडर 800 पाकिस्तानी रुपए में बेचा जाता है। एक मध्यम सिलेंडर की कीमत 1500 पाकिस्तानी रुपए है और केरोसिन तेल की एक बोतल 180 पाकिस्तानी रुपए में बेची जाती है, जिसे अक्सर बढ़ी हुई कीमतों पर खाली पेय बोतलों में दिया जाता है, यानी कि पीने वाली खाली बोतलों में दिया जाता है। वहीं दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात यह है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानियों को दिखाई दे रहा है कि उनका हुक्मरान उनको लूट रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं और अपने आप को लुटवा रहे हैं। इतनी महंगाई हो जाने के बावजूद भी वहाँ की आवाम रो लेगी लेकिन आवाज नहीं उठाएगी दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज पाकिस्तान गर्त में लगातार जा रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शक्तिशाली फाइटर जेट की बढ़ेगी संख्या। अब बड़े रक्षा सौदे की बड़ी तैयारी दोस्तों। LCA-MK2 लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस महीने की शुरुआत में एक अनुबंध वार्ता समिति बोले तो CNSC का गठन करके एक अमेरिकी फर्म के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस कदम का उद्देश्य स्वदेशी LCA-MK2 विमान के लिए एक सौदे को शीघ्रता से अंतिम रूप देना है, जिसे GEF 414 INS-6 इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा दोस्तों। वहीं बता दें, बांग्लादेश में यूनुस और सिंगापुर में विदेश मंत्री ने किया मनमोहन सिंह जी को याद, लिखा शोक संदेश। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शोक की लहर है। हर कोई उन्हें और उनके अहम योगदान को याद करके भावुक है। वहीं भारतीय उच्चायोग ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शोक पुस्तिका उपलब्ध कराई। इसमें जहां बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शोक संदेश लिखा, तो वहीं सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। जी हां, प्रोफेसर यूनुस ने ढाका में भारतीय उच्चायोग का दौरा किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उच्चायोग द्वारा उपलब्ध कराई सांत्वना पुस्तिका में भी एक शोक संदेश लिखा। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, इस्तीफे की मांग से जूझ रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अब एक ताजा सर्वे ने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल कनाडा में कई सांसदों की ओर से की जा रही इस्तीफे की मांग से जूझ रहे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की व्यक्तिगत लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और उनकी सरकार के प्रति समर्थन भी 2014 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट आई है। एक ताजा सर्वे में एक ऐसा दावा किया गया है, कई सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हाल के दिनों में अटलांटिक कनाडा से लिबरल पार्टी के पूरे कॉकस ने इस क्षेत्र के कैबिनेट मंत्रियों को छोड़कर ट्रूडो से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। इससे पहले अल्बर्टा से इंडो कैनेडियन सांसद जॉर्ज चहल ने भी इसी तरह की मांग की थी, जिसके बाद ओंटारियो से पूरे कॉकस ने फिर से मंत्रियों के बिना PM से ही ऐसी मांग दोहरा दी। आउटलेट आई पॉलिटिक्स ने बताया कि क्यूबेक कॉकस ने भी ट्रूडो को सूचित कर दिया है कि वो इस आम सहमति पर पहुंच गया है, उन्हें PM पद छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, कनाडा की एक गैर लाभकारी एजेंसी एंगस रीड इंस्टीट्यूट यानी ARI ने सर्वे किया और जस्टिन ट्रूडो के पद का आकलन किया, उनके सरकार का आकलन किया, जहां पर जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब दर्शाता है। ARI की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे से पता चलता है कि निर्णायक और झुकाव वाले मतदाताओं के बीच लिबरल पार्टी का समर्थन घटकर केवल 16% ही रह गया, यानी कि सर्वे के मुताबिक अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जस्टिन ट्रूडो को अपने आप इस्तीफा देना पड़ जाए। वहीं बता दें, रिपोर्ट में विपक्ष पर लगा सत्ता से बेदखल करने की साजिश का आरोप जोड़ा भारत का नाम। दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइजू को लेकर नया प्रोपेगेंडा हुआ शुरू। बता दें, अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि मालदीव के विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पर महाभियोग चलाने की साजिश के तहत भारत से कथित तौर पर $60 लाख मांगे थे। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये योजना सफल न हो सकी। डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव नाम के एक आंतरिक दस्तावेज पर आधारित रिपोर्ट में मालदीव की संसद के 40 सदस्यों को रिश्वत देने की योजना का खुलासा किया गया है, जिसमें मुइजू की अपनी पार्टी के कुछ सदस्य भी शामिल है। दावा किया गया है कि इसके पीछे का मकसद महाभियोग के लिए जरूरी वोट हासिल करना था। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मुइजू के खिलाफ ऐसी किसी साजिश के बारे में जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि भारत कभी भी इस तरह के कदम का समर्थन
समर्थन नहीं करेगा। वहीं बता दें बांग्लादेश पर आंख गड़ाए थे शरीफ मुनीर, उधर तालिबान ने पश्तून वाली का ऐलान करके पाकिस्तान को दिया फंसा। जी हाँ, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने जो पलटवार शुरू किया उसके बाद वो फायर नहीं वाइल्ड फायर बन के बदला ले रहा है। इस बीच इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने बॉर्डर पर भारी हथियारों का जमावड़ा कर दिया है। इसके साथ ही तालिबान ने ये भी इशारा दे दिया है कि वो झुकेगा नहीं। तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इस वजह से आशंका बढ़ गई है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है। दरअसल जिस वक्त तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच गोलीबारी चल रही थी उसी दौरान तहरीके तालिबान के आतंकी एक एक करके बॉर्डर पर पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करके वहां मौजूद पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना रहे थे। इसी टीटीपी को लेकर अब तालिबान से बड़ा ऐलान आया है। दोस्तों, तालिबान सरकार में मंत्री खैरुल्लाह खैरव्वा ने टीटीपी को लेकर बड़ा बयान दिया। खैरुल्लाह ने कहा कि टीटीपी के आतंकी तालिबान के लिए मेहमान हैं और पश्तून वाली का पालन करते हुए तालिबान अपने मेहमानों की हिफाजत करेगा। पश्तून वाली यानी पश्तून रिवाजों का हवाला देकर तालिबान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें शहबाज शरीफ समझो फंस ही गए हैं। जी हाँ, यानी कि अगर पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान में टीटीपी को निशाना बनाएगा तो इसे पश्तून वाली का उल्लंघन समझा जाएगा और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पश्तून भी बागी हो जाएंगे। यानी अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो टीटीपी के लिए अफगानिस्तान एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा जहां से वो बार बार पाकिस्तानी फौज पर हमला कर सकेगा। और अगर पाकिस्तान टीटीपी पर अटैक करता है, अफगानिस्तान पर अटैक करता है, तो फिर पाकिस्तान में ही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इधर से तालिबान भी उसको नहीं छोड़ेगा, यानी कि हमला करके अपने देश को बचाए तो भी पाकिस्तान से नहीं बनने वाला और ना हमला करके भी वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। दोनों तरफ से पाकिस्तान मौत की ही मुंह में जाता दिखाई दे रहा है। बहुत बुरे तरीके से फंसा चुका है पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को इस तालिबानी सरकार ने। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम उस फेज में जाते हैं जहां पर पाकिस्तान ने तालिबानियों को सपोर्ट किया था अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए, आज वही तालिबानी पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। जी हाँ, वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, नए साल से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन को दिखाई अकड़। दोस्तों, रूस ने मंगलवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की वायुसेना ने तड़के 3 बजे बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे की सूचना दी, जिसके कुछ ही मिनटों बाद कीव में कम से कम 2 धमाके सुने गए। सुबह 8 बजे एक और मिसाइल अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद शहर में कम से कम एक विस्फोट हुआ। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि मिसाइल का मलबा राजधानी के डार्निस्की जिले में गिरा, लेकिन किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। वही बता दें, नए साल से पहले मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, सुरक्षा बलों और महिलाओं के बीच हुई झड़प। जी हाँ, मणिपुर के कांग पोकपी जिले में कुकी जो समुदाय की महिलाओं की मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई, जिससे राज्य में नए साल से पहले फिर से तनाव बढ़ गया। पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह घटना थनमना पोकपी के पास उयोक चिंग में उस समय हुई जब भीड़ ने सेना, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोले तो सीआरपीएफ की संयुक्त टीम की तैनाती में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक संयुक्त बलों ने हल्का बल प्रयोग के साथ भीड़ को तितर बितर कर दिया और अब हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके पर नियंत्रण रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहाड़ी पर तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि ट्वीचिंग के सैबोल गांव में सुरक्षा बलों के बल प्रयोग में कई लोग घायल हो गए। ट्वीचिंग कुकी नियंत्रित पहाड़ियों और मैतेई प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी के बीच तथा कथित बफर जोन में स्थित है। वहीं आपको बता दें, सत्ता में आते ही जेल जाएगी ममता बनर्जी। जी हाँ, संदेश खाली की महिलाओं पर लगाए झूठे आरोप। शुभेंदु अधिकारी की बड़ी चेतावनी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक रैली की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के कथित गलत कामों का विरोध करने वाली संदेश खाली की महिलाओं पर झूठे आरोप लगाए। शुभेंदु की रैली का आयोजन उसी स्थान पर किया गया था जहां पर कल से एक दिन पहले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होने पहुंची थी। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो ममता बनर्जी डेफिनेटली जेल जाएगी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, 4 जनवरी को महापंचायत लीवर व किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट में बढ़ा दी चिंता। एक शर्त पर अनशन खत्म करेंगे डल्लेवाल। दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन मंगलवार को 36वें दिन भी जारी रहा। उनकी जांच कर रहे डॉक्टर स्वयंवान ने एक वीडियो जारी करते बताया कि डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। वो इस समय केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ही जी रहे हैं। डल्लेवाल के शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। गुर्दे की कार्य प्रणाली को मापने वाला GFR टेस्ट के अलावा लीवर व किडनी फंक्शन टेस्ट भी खराब आया है। वही बता दें, नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी जी झुग्गी वासियों को देंगे तोहफा। अशोक विहार में 1645 फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 जनवरी को दिल्ली में झुग्गी वासियों को नए घर देने
के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वो दिल्ली के अशोक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत 1645 नए फ्लैट्सों की चाबियां परिवारों को सौंपेंगे। ये फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की जहां झुग्गियां वहां घर योजना के तहत घर बनाए गए। इससे पहले 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के 575 परिवारों को फ्लैटों की चाबियां दी थी। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के 575 परिवारों को नए फ्लैटों के कागजात और चाबियां सौंपी थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, नए साल में PPF NSC जैसी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कितनी रहेंगी, वित्त मंत्रालय ने दे दिया अपडेट। बता दें, PPF और NSC सहित विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 1 जनवरी 2024 से शुरू चौथी तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेंगी। वित्त मंत्रालय के एक हालिया सर्कुलर में मंगलवार को ये तमाम जानकारियां विस्तार से दी गई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए अधिसूचित दरों पर अपरिवर्तित रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी आज की ये सारी बड़ी खबरें। जाते जाते आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे हाथों आपको आज बता देते हैं दोस्तों कुछ ज्ञान की बातें कि दुनिया के कुछ देशों में नया साल किस प्रकार से मनाया जाता है। जहां जापान की बात करें तो वहां पर 108 बार घंटा बजाया जाता है, जिससे पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। और चीन की बात करें तो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाया जाता है, जो इस साल 29 जनवरी को होगा। स्पेन की बात करें तो वहाँ पर लोग 12 अंगूर खाते हैं ताकि साल भर खुशहाली बनी रहे। डेनमार्क की बात करें तो पुराने बर्तन तोड़कर नए साल का स्वागत किया जाता है। इक्वाडोर देश की बात करें तो कठपुतलियां जलाकर बुरी आत्माओं को अलविदा कहा जाता है और नए साल की शुरुआत की जाती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो पुराने फर्नीचर को खिड़की से बाहर फेंकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में किस प्रकार से नया साल मनाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे यही है कि किस देश में सबसे पहले नया साल मनाया जाता है। देखते हैं कौन बेहतरीन और सही आंसर देता है। इसी बीच आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।